आज हम इस वीडियो में आपको लेकर आए हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज फर्स्ट का सेट यानी समुच्चय। तो आइए सेट यानी समुच्चय को समझने के लिए हम कुछ जो सेंटेंस हैं उन पर चर्चा करते हैं। कुछ वाक्य हैं जिनमें पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। यानी जे अक्षर से वर्ष के कौन कौन से महीने स्टार्ट होते हैं उनको हमको कलेक्ट करना है, संग्रह यानी कलेक्शन उनका। तो हम इनको आसानी से कर सकते हैं क्योंकि वर्ष के महीने फिक्स होते हैं और उन महीनों में जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से महीने रहते हैं। जैसे जनवरी है ना, फरवरी नहीं होता, मार्च नहीं होता, अप्रैल नहीं होता, मई नहीं होता, फिर जून होता है ना, फिर जुलाई होता है, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें से कुछ भी नहीं होते। तो हम इनको कलेक्ट कर सकते हैं और ये एक निश्चित संख्या है, फिक्स है, मतलब हम इनका संग्रह कर सकते हैं। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अगला है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। मतलब हमें भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली यानी सबसे पॉपुलर प्रतिभावान लेखकों का संग्रह करना है। तो इसमें हम नहीं कर सकते इनका संग्रह। क्यों कि भारत के 10 सबसे अधिक जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो किस रूप में, जैसे प्रेमचंद जी हैं, फिर मतलब मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो प्रतिभाशाली की परिभाषा हम कैसे कह सकते हैं, किस संदर्भ में प्रतिभाशाली, कौन सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली होगा लेखक। तो जैसे सुमित्रा कुमारी चौहान, अब वो प्रतिभाशाली औरों से अधिक है कि कम है, हम इसका अनुमान कैसे लगाएंगे। तो 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह हम नहीं बना सकते क्योंकि हम प्रतिभाशाली को परिभाषित नहीं कर सकते। प्रतिभाशाली की परिभाषा किस रूपों में है, कौन सबसे अधिक प्रतिभाशाली है, किस संदर्भ में है। तो इनका हम 10 लेखकों का संग्रह नहीं कर सकते। नेक्स्ट है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। हमने देखा है कि रैंकिंग उनकी बदलती रहती है, कभी कोई ऊपर पहुंच जाता है, कोई डाउन हो जाता है, कभी कोई किसी की रैंकिंग कहीं पे चली जाती है, कोई तीसरे नंबर पे पहुंच जाता है, कुछ दिनों में फिर वो सेकंड वाला 5th पे पहुंच जाता है, 5th वाला फर्स्ट पे आ जाता है। यानी उनको सर्वश्रेष्ठ किस संदर्भ में हम कहें, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते कि वो सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार से है। अपन कहते हैं कि अरे जे स्पिन गेंद के लिए सबसे अच्छा बल्लेबाज है, अपन कहते हैं जी फास्ट बॉलर के लिए सबसे अच्छा बल्लेबाज है। किसी की नज़र में कोई सर्वश्रेष्ठ होता है और किसी दूसरे की नज़र में कोई सर्वश्रेष्ठ होता है। हम कहते हैं कि मतलब हम पर्टिकुलर किसी का नाम लेके बताएं कि जी सर्वश्रेष्ठ है, तो दूसरा कहेगा नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा तो दूसरा वाला है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी नज़रों में सर्वश्रेष्ठता अलग अलग तरीके से परिभाषित होती है। नेक्स्ट है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं क्योंकि जो हमारी कक्षा है उसमें बालक फिक्स हैं, निश्चित हैं, उनका हम संग्रह कर सकते हैं कि हमारी कक्षा में कितने बालक हैं। उनको हम सूचीबद्ध कर सकते हैं, उनको हम पता कर सकते हैं कि हमारी कक्षा के सभी बालक कौन कौन से हैं, उनका हम कलेक्शन यानी उनको हम इकट्ठा है उनका संग्रह कर सकते हैं क्योंकि ये फिक्स हैं, परिभाषित हैं, इनकी जानकारी हम लगा सकते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह हम 10 लोगों को दे दें तो 10 लोग 11 बल्लेबाजों में सेम बल्लेबाज के नाम नहीं लिखेंगे। कुछ कॉमन हो सकते हैं पर कुछ अलग अलग रहेंगे। इसका मतलब है कि उनकी नज़रों में 11 बल्लेबाज कॉमन नहीं है, फिक्स नहीं है। लेकिन इसमें यदि 10 लोगों को
किसी कक्षा के बालकों का संग्रह करने को कह दिया जाए तो वो 10 ही लोग सेम सूची बनाएंगे, सेम संग्रह करेंगे, क्योंकि उसमें बालक फिक्स हैं। नेक्स्ट है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, यानी 100 से कम, 100 से कम सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन, यानी उनका इकट्ठा करना या उनकी सूची बनाना। 100 से कम, तो हमें मालूम है कि नेचुरल नंबर 100 से कम फिक्स होती हैं, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग 1 से होती है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 जे 1 2 3 4 5 6 जितने भी आगे हम काउंट करते जाएं वो नेचुरल नंबर होती हैं। नेचुरल नंबर को हम काउंटेबल नंबर भी या गणन संख्याएं भी कहती हैं, जो काउंट करने के काम में आती हैं, इसलिए 1 2 3 रहती हैं। तो 100 से कम नेचुरल नंबर हम लिख सकती हैं, उनका संग्रह कर सकती हैं। अगला है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यानी प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास नोवेल लिखे हैं उनका कलेक्शन। तो ये फिक्स हैं, क्योंकि प्रेमचंद जी ने लिखी हैं तो फिक्स ही तो हैं। वो ऐसा तो नहीं है कि हम उनको काउंट ही ना कर पाएँ या हमें पता ही नहीं हो, क्योंकि प्रेमचंद जी ने जो लिखा है वही हम बात कह रहे हैं कि यदि हम 10 लोगों को कहें कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यासों को कलेक्ट कीजिए, तो जो भी उन्होंने लिखे हैं वो सब कलेक्ट करके लिख देंगे कि इसने उन्होंने ये भी लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा, यानी 10 व्यक्तियों के कलेक्शन में सेम नंबर आएंगे, क्योंकि जितने भी उन्होंने उपन्यास लिखे होंगे वो सभी व्यक्ति उनको लिख देंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि ये फिक्स है, इसको हम बता सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेमचंद्र जी द्वारा कौन कौन से उपन्यास लिखे गए हैं, तो उनको हम आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। अगला है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, यानी ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर होते हैं जैसे 2 4 6 8, ये जो सम पूर्णांक हैं वो सम पूर्णांकों का संग्रह। तो हम कह सकते हैं कि सम पूर्णांक प्रत्येक व्यक्ति लिख सकता है, भले ही वो अपरिमित यानी इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है, परिमित नहीं है, अपरिमित है, क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे हम कहें 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे वो अनंत रूप से, इनफाइनाइट रूप से वो बढ़ते जाएंगे। इसलिए ये अनंत इसके अंदर अवयव या जो संख्या हैं वो इनफाइनाइट होंगी। नेक्स्ट है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब यदि हम 10 लोगों को कह दें कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह करो या इनकी सूची बनाओ, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अलग अलग वो करेगा, इसमें कोई सेम नहीं है। क्यों कि खतरनाक की परिभाषा फिक्स नहीं है। खतरनाक किसको कहती हैं? हमने देखा है कि हम इसको शेर को खतरनाक मानते हैं और कोई शेर को खतरनाक नहीं मानता, क्योंकि वो कहीं कहीं पे शेर भी उनका पालतू होता है। अपन ने देखा है कि शेर भी कहीं कहीं पालतू रहती हैं। और अपन कहते हैं कि चूहा खतरनाक नहीं है, लेकिन अपन ने देखा बहुत से वो चूहे को भी डर जाती हैं, चूहे से भी डर के ही भागती हैं। अरे कॉकरोच तक से डर जाती हैं, है ना, कि कॉकरोच अपन कहते हैं ये तो कॉकरोच है, जिसी से डरते हो, तो उसके लिए तो वो कॉकरोच ही खतरनाक लग रहा है। तो इसी प्रकार खतरनाक की श्रेणी क्या है, कौन खतरनाक है? हम जिसको खतरनाक कहते हैं सामने वाला कहता है कि नहीं ये खतरनाक नहीं है उसकी नज़रों में। खतरनाक की परिभाषा प्रत्येक की नज़र में अलग अलग होती है, इसीलिए सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह हम नहीं कर सकते। तो अब हमने ऊपर ये अभी तक के जितने भी वाक्य देखे उनमें क्या है कि कुछ वाक्यों का, कुछ सेंटेंस हैं उनको तो हम कलेक्ट कर सकते हैं, उनकी सूची बना सकते हैं, पर कुछ की सूची हम नहीं बना सकते। तो इस प्रकार जिनकी सूची बना सकते हैं, जिनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, जिनका संग्रह निश्चित है, इस प्रकार के संग्रह को ही हम
समुच्चय कहते हैं। तो अब समुच्चय की जो डेफिनेशन है वो किस प्रकार की हो जाती है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित मतलब जिनको हम परिभाषित कर सकें। जैसे अभी हमने देखा कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, इनको हम परिभाषित नहीं कर पा रहे, या विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर हैं, इनको हम परिभाषित नहीं कर पा रहे, तो इस प्रकार के जो समुच्चय में नहीं आएंगे। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक जिस समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि प्रतिभाशाली लेखक को हम कैसे परिभाषित करें। समुच्चय में 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का संग्रह जिस समुच्चय के अंतर्गत नहीं है, जिस समुच्चय नहीं है। हम जिस सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह जिस समुच्चय नहीं है, क्योंकि हम खतरनाक की परिभाषा नहीं कर सकते। तो जिनको हम सुपरिभाषित कर सकें, वेल डिफाइन यानी जो अच्छी तरह से डिफाइन हो सकें, उनके संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। इस प्रकार जो सेट की परिभाषा निकल कर आती है वह होती है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी जो वेल डिफाइन है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जिनको हम डिफाइन कर सकें, सुपरिभाषित कर सकें, ऐसी वस्तुओं के संग्रह को, कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि ऊपर कुछ कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं थे, कुछ थे। तो जो वेल डिफाइन हैं, जो सुपरिभाषित हैं, उनके संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय की वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची शब्द हैं। मतलब जो समुच्चय में हमने कहा कि वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो जो वस्तुओं का संग्रह है, तो हम कहते हैं कि वस्तुओं का संग्रह है, या अवयवों का कलेक्शन, या उनमें जो सदस्य हैं उनका कलेक्शन, कि कोई सदस्य हैं उनको हम कलेक्ट कर दें, तो वो सारी एक ही चीज़ें होती हैं, वस्तुएं, अवयव या सदस्य, उनका जो कलेक्शन है वही समुच्चय कहलाता है। समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर, बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर से निरूपित करती हैं। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स, वाई, जेड, इस प्रकार से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। समुच्चयों के अवयवों को, यानी जो उसके एलिमेंट हैं, उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करते हैं। जैसे उसके अंदर जो अवयव लिखे रहते हैं उनको हम स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी या एक्स, वाई, जेड सारे स्मॉल में, यानी जो उसके एलिमेंट हैं उनको हम स्मॉल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी सेट को हम उसके कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अवयव है, सदस्य है, इस प्रकार इनको सूचित करने के लिए कि ए समुच्चय ए का अवयव है या स्मॉल ए समुच्चय ए में है, तो इसको सूचित करने के लिए एक यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन रहता है। एक एप्सिलॉन कहते हैं इसको, एक अवयव का यानी बिलोंग्स टू का प्रयोग किया जाता है। तो यदि स्मॉल ए अवयव है कैपिटल ए, यानी ये चिन्ह का हम अवयव के लिए यूज करते हैं कि स्मॉल ए समुच्चय कैपिटल ए का एक अवयव है या एक सदस्य है, या स्मॉल ए कैपिटल ए के अंदर है। यदि बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो हम बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी ये अवयव का जो चिन्ह है उसको हम उसको क्रॉस कर देते हैं कि बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है, इसे हम बी समुच्चय ए में नहीं है, इस प्रकार पढ़ते हैं। इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय यानी वोवेल्स का कोई सेट है, कैपिटल भी से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्वरों के समुच्चय भी के संबंध में यदि हम देखें तो स्मॉल ए तो भी का अवयव है, क्योंकि जो वोवेल्स रहती हैं, स्वर रहते हैं, वो ए, ई, आई, ओ, यू 5 रहती हैं। तो ए तो भी का अवयव है, किंतु बी भी का अवयव नहीं है, क्योंकि बी एक स्वर नहीं है, इसलिए बी भी का अवयव नहीं है और ए भी का अवयव है। इसी प्रकार संख्या 30, कोई नंबर है 30, उसके अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर, ऐसे फैक्टर करना है, ऐसे गुणनखंड करना है जो कटे नहीं। 3 तो पी के अंदर है, किंतु
15 p के अंदर नहीं है, यानी 3 p का अवयव है और 15 जो है वो p का अवयव नहीं है। क्यों कि 15 अभाज्य गुणनखंडों में नहीं है, प्राइम फैक्टरों में वो नहीं है, क्योंकि वो स्वयं कट जाता है। किंतु 3 प्राइम फैक्टर है, तो 3 तो p का एलिमेंट होगा, किंतु 15 p का एलिमेंट नहीं होगा। किसी समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं, यानी हम कोई भी सेट है उसको हम 2 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर पहला है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, यानी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, यानी एक टेबल टाइप की हम पूरी बना देते हैं, उसमें सारे एलिमेंट लिख देते हैं। एक तो वो फॉर्म रहता है और एक रहता है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी हम उसको लैंग्वेज के रूप में, यानी भाषा के रूप में वैसे हम लिख देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस सेट के अंदर किस टाइप के अवयव या किस टाइप के एलिमेंट होंगे। रोस्टर रूप में या सारणीबद्ध रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि समुच्चय के सभी अवयवों को एक सूचीबद्ध लिस्टेड किया जाता है, जितने भी उसके एलिमेंट हैं उनको एक सूचीबद्ध, एक उसको सारे अवयव लिख लेते हैं और प्रत्येक अवयव को, यानी अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम यानी कॉमा द्वारा पृथक किया जाता है। हम अवयवों के बीच में कॉमा लगा देते हैं, 2 अवयवों को हम कॉमा से एक दूसरे से पृथक कर देते हैं और उन सभी को एक मझले कोष्ठक यानी करली जो ब्रैकेट रहता है उसके भीतर लिखा जाता है। जैसे 7 से कम सभी सम धन पूर्णांक, इवन पॉजिटिव इंटीजर, सम धन पूर्णांकों का समुच्चय को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2 4 6, क्योंकि जो इवन पॉजिटिव इंटीजर होती हैं वो 2 4 6 7 से कम चाहिए और इस प्रकार से। और यदि ये इवन नहीं होता, 7 से कम होता तो 1 2 3 4 5 6 तक जाते, क्योंकि 7 से कम सभी धन पूर्णांक तो वो 1 से लेके 6 तक आ जाता। जैसे और हम उदाहरण देखते हैं तो पहला है कि संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्या, यानी ऐसे हमें नेचुरल नंबर लिखना है जो 42 को विभाजित करे। तो इनमें क्या होगा, 1 42 को डिवाइड कर देगा, फिर 2 भी 42 को डिवाइड कर देगा, 3 भी 42 को डिवाइड कर देगा कि 14 3 42 होती हैं, 6 कर देगा, 6 7 42, 7 कर देगा, 7 6 42 है ना, 14 भी कर देगा, 14 3 42, 21 दूनी 42, 21 भी कर देगा और 42 तो कर ही देगा, क्योंकि 42 से कम 42। इस प्रकार से 42 को डिवाइड करने वाले जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका जो सेट है उसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म, यानी पूरी की पूरी सारणीबद्ध, यानी पूरा हमने सूचीबद्ध उसको कर दिया। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, तो हमें मालूम है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, इस प्रकार ये 5 हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला की सभी स्वरों का समुच्चय, तो जी इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृतिक यानी ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नंबर क्या होती हैं, नेचुरल नंबर तो होते हैं 1 2 3 4 5 6, पर ऑड वाले हो जाते हैं 1 3 5, इसके बाद में 7 9, इस प्रकार से ये चलते रहते हैं, तो ये ऑड नेचुरल नंबर हो जाते हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर में जो 3 डॉट हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो अंत के बिंदु जिनकी संख्या 3 होती है, जो 3 डॉट रहती हैं वो यह बतलाती हैं कि इन विषम संख्याओं की सूची अंतहीन है। मतलब ऐसे ऑड नंबर, ऐसे जो विषम संख्या हैं वो अंत, इनका एंड नहीं है, अनंत रूप से बढ़ते रहते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ नेचुरल नंबर लिख देते हैं और फिर कॉमा लगा के 3 डॉट उसमें लगा देते हैं। 3 डॉट से हमें यह पता चल जाता है कि अभी इसी प्रकार के नंबर आगे भी हैं। समुच्चय निर्माण रूप में, यानी जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसके
फॉर्म में हम लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक उभयनिष्ठ यानी सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। जो हम समुच्चय के अंदर लिख रहे हैं उनमें जो एलिमेंट हैं उनमें कॉमन प्रॉपर्टी रहती है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता। यानी ऐसा गुणधर्म, ऐसी प्रॉपर्टी जो समुच्चय के अंदर के अवयव में तो हो पर बाहर के किसी भी अवयव में ना हो, उस गुणधर्म की हेल्प से उस समुच्चय को हम लिखते हैं। जैसे समुच्चय AEIOU के सभी अवयवों में एक उभयनिष्ठ गुणधर्म है, इसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है। ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। प्रत्येक अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है और इसके अलावा अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं, इन लेटर के अलावा कोई और लेटर स्वर यानी वोवेल नहीं है। इसका मतलब है कि इस सेट के बाहर का कोई भी एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो इसको हम लिख सकते हैं कि V इक्वल यानी एक सेट है वोवेल्स का, इसको हमने V से, कैपिटल लेटर V से रिप्रेजेंट कर दिया कि उस सेट में X टाइप के एलिमेंट हैं यानी X प्रकार के अवयव हैं और X क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी स्वर होते हैं यदि उनको इनके अंदर लिख दिया जाए तो वो सेट का रोस्टर फॉर्म हो जाएगा और ये उसका सेट बिल्डर फॉर्म है कि सेट बिल्डर यानी इसकी हेल्प से हम वो सेट बना सकते हैं और इसके बाहर कोई अवयव इसको फॉलो नहीं करेगा क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के सारे स्वर इसके अंदर लिख लेंगे, फिर कोई भी स्वर बचेगा नहीं बाहर, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि समुच्चय 4 5 6 7 8 9 यानी एक सेट है, इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसमें हम पहले कॉमन प्रॉपर्टी देखेंगे कि इनमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी है जो इस सेट के बाहर के एलिमेंट में ना हो। तो हमने देखा कि 4 5 6 7 8 9 ये एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या तो इसके बाहर के एलिमेंट भी हो जाती हैं, जैसे 1 2 3 और 10 11 12 ये भी नेचुरल नंबर है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो हमें ऐसी प्रॉपर्टी को करना है कि जो बाहर के एलिमेंट में ना हो पाए। तो हमने अभी देखा कि ये नेचुरल नंबर तो हैं पर जो 3 से बड़े और 10 से छोटे हैं, यानी ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 3 से बड़े और 10 से छोटे। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे कि X टाइप के उसमें एलिमेंट हैं, यानी उस सेट में किस टाइप का एलिमेंट है? X टाइप का एलिमेंट। और X क्या है? एक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, और वो X की वैल्यू 3 से ग्रेटर और 10 से लेस यानी 3 से बड़ी और 10 से छोटी होना चाहिए, यानी 3 और 10 के बीच में है। इस प्रकार से जो सेट लिखा है वो इसका सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि अब इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी इस सेट के बाहर के एलिमेंट में नहीं है। तो ये आ जाएगा सारणीबद्ध रूप और उसी का ये हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप, यानी ये है रोस्टर फॉर्म और ये है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों सेम हैं पर इनके फॉर्म अलग अलग हैं। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि X अवयव है कैपिटल N नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो X नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के सेट में है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का एक अवयव है और वो 3 और 10 के बीच में है, यानी ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 3 और 10 के बीच में है। या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कोई सेट है जिसमें X टाइप के एलिमेंट हैं और X नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है, वो 4 के बराबर है या 4 से बड़ी है या 9 से बराबर या 9 से छोटी है। मतलब 4 के बराबर ही यानी 4 से स्टार्ट होगी, तो देखें ये 4 से स्टार्ट है और 9 के बराबर या 9 से छोटी है तो ये 9 तक जा रही है। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। तो कुछ सेट हैं जो ऐसे हम कैपिटल N को नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या को सेट कहते हैं,
तो आइए हम देखते हैं कि कुछ मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम में कुछ पर्टिकुलर जो नंबरों का सेट है उसको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ सेट हैं, जैसे हम कैपिटल N से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को, यानी जो नेचुरल नंबर का सेट है उसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, तो इंटीजर के सेट को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, और P और Q इंटीजर होना चाहिए, पर जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या हैं जो रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर के सेट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। R है जो R, कैपिटल R, जो रियल नंबर का सेट है, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय यानी रियल नंबर के सेट को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। Z प्लस है, Z प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर, Z को हम इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z प्लस यदि हम ऊपर प्लस का साइन लगा देते हैं इसका मतलब है कि धन पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर हैं Z प्लस। इसी प्रकार माइनस लगा देते हैं तो वो Z माइनस यानी नेगेटिव इंटीजर हो जाता है। Q प्लस धन परिमेय संख्या का समुच्चय यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो Q प्लस हो जाता है तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर। R प्लस हो जाता है तो पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर यानी धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इस प्रकार से जो सेट समुच्चय हैं कुछ स्पेसिफिक सेट यानी कुछ विशेष समुच्चय हैं जिनको हम इन प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।